Hello, dear bankers. Namaskar. Good evening. You all are welcome in this session. So CAIB Officers on Track क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की, यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की रिगार्डिंग हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे मॉडर्न मेथड्स, कौन कौन से वो नए वाले मेथड्स हैं जिनके तहत परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। उसके पहले हमने बात की थी ट्रेडिशनल मेथड्स की। आज हम बात करेंगे जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाता है तो जो एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जाता है उसके रिगार्डिंग, साथ ही साथ काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मॉड्यूल बी का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB और CAIB बाय अरविंद सर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गिविंग फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? जो भी आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो भी आउटपुट्स आपको मिले हैं, उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी रिजल्ट आपके पास आया है, अगर उनका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लैग कर रहा है तो उनको हम उस परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो रिजल्ट डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड अ फीडबैक। वो एक प्रकार से क्या होता है? फीडबैक होता है। अगर हम बात करें गिविंग अ फीडबैक विदाउट हर्टिंग अ पर्सन, है ना, किसी भी व्यक्ति या एम्प्लॉय को जब आप उसका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो हमेशा उसके दिमाग में एक निगेटिव बात आती है कि हमें फीडबैक ऐसा क्यों मिल रहा। तो अगर आप उसको फीडबैक दे रहे हो और वो हर्ट ना हो तो ऐसा कर पाना एक कला होती। क्या होती है? एक कला। वही इन्होंने लिखा है कि गिविंग अ फीडबैक विदाउट हर्टिंग अ पर्सन्स फीलिंग, किसी व्यक्ति की फीलिंग को हर्ट किए बिना उसको फीडबैक देना एक आर्ट है, इज अ आर्ट। ठीक है, द पॉइंट कवर अबव इन रिस्पेक्ट of appraisal interview are also relevant for giving feedback to the employee। जब आप अपने एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपने कवर किए हैं इंटरव्यू में वो रिलीवेंट होते हैं, उनको आपको ध्यान में रख के ही फीडबैक देना चाहिए। टू गिव फीडबैक इट इज नेसेसरी टू अरेंज द मीटिंग इन कॉग्नियल इन्वायरमेंट। आपका जो भी फीडबैक आप प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को, तो आपकी और एम्प्लॉय की जो मीटिंग होती है वो एक खुशनुमा या एक अच्छे माहौल में होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहां से उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, नाउ अगला पॉइंट क्या होता है? आफ्टर केयरफुली लिसनिंग द एम्प्लॉय। जब आप फीडबैक दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय को अच्छी तरह से सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। द अप्रेजर शुड टेक कमांड ऑफ द सिचुएशन। तब अप्रेजर उस सिचुएशन पे कमांड लेगा। गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक, और ईमानदारी से फीडबैक देगा किसको? टू अ एम्प्लॉय विद एन ऑब्जेक्टिव टू हेल्प हिज डेवलपमेंट। जब भी याद रखिए, जब भी आप फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं? फीडबैक जब भी प्रोवाइड करते हैं तो फीडबैक में आपको क्या रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है केयरफुली। क्या करना चाहिए? केयरफुली। आपको सबसे पहले लिसनिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से सुनेंगे तभी आप एम्प्लॉय को समझ पाएंगे। फिर आपको कमांड अपने हाथ में ले लेनी है। क्या ले लेनी है? कमांड अपने हाथ में लेनी है और ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए किसको? कस्टमर को। ऑनेस्ट फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए, सॉरी एम्प्लॉय को, या ठीक है एम्प्लॉइज को। किसको? एम्प्लॉइज को। किसको दोस्तों? एम्प्लॉइज को आपको ऑनेस्ट फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए। और इस फीडबैक का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू हेल्प द एम्प्लॉय। टू हेल्प द एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय की क्या कर पाए? मदद, है ना, यही एक आपका उद्देश्य होना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स आर क्रूशियल फॉर गिविंग फीडबैक। जब आप फीडबैक दे रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले, द फीडबैक शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड शुड हेल्प एम्प्लॉय इन रीचिंग द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इन फ्यूचर। तो आपके द्वारा दिया गया फीडबैक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी तथ्य से रिलेटेड होना चाहिए, और साथ ही साथ एम्प्लॉय को जो आप फीडबैक दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसकी मदद करे कि भविष्य में वो अपने परफॉर्मेंस के लेवल को अचीव कर पाए। ठीक है दोस्तों, द फीडबैक शुड बी सजेस्टिव इन नेचर। आपका जो फीडबैक है वो सजेस्टिव नेचर का होना चाहिए, उसको सलाह जैसी लगना चाहिए, रादर देन द जजमेंटल, है ना। आप निर्णायक ना हो, जजमेंटल ना हो, आपका सजेस्टिव फीडबैक नेचर होना चाहिए। और फोकस शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड ऑफ द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की जरूरत है तो उसको उसकी तरफ भी लेके जाया जा सकता है। सुपीरियर शुड अडॉप्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, नॉट फॉल्ट फाइंडिंग अप्रोच। जो भी सुपीरियर या सीनियर फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं उनका जो तरीका होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। एम्प्लॉय को कहां प्रॉब्लम आ रही है जिससे वो परफॉर्मेंस के उस स्टैंडर्ड को जो सेट किया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अचीव नहीं कर पा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे आप उनकी फॉल्ट
फाइंड करें कि आप तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम अचीव नहीं कर पाए, तुम इस गलती की वजह से नहीं कर पाए, सो ये एक बेटर सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, द ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉय विल बी रेनफोर्स्ड इफ सिंसियर अटेम्प्ट इज मेड इन गिविंग फीडबैक विद एन इंटेंशन टू हेल्प हिम। अगर आप इस इंटेंशन से उनका फीडबैक दे रहे हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है उसको मदद मिले, उसकी हेल्प हो, तो यहां से उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉय का ट्रस्ट क्या होगा, आपके ऊपर बढ़ेगा। सो वही लिखा है, ट्रस्ट ऑफ द एम्प्लॉय विल बी रेनफोर्स। कब बढ़ता है एम्प्लॉय का ट्रस्ट, इफ अ सिंसियर अटेम्प्ट इज मेड। अगर आप सिंसियर अटेम्प्ट में या सिंसियर तरीके से फीडबैक को प्रोवाइड करते हैं विद एन इंटेंशन टू हेल्प हिम, उस इंटेंशन के साथ जिससे वो आप उसकी मदद कर पाए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो द सुपीरियर शुड नेवर लॉस द साइट। जो भी सीनियर फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है वो अपना आपा या अपना कमांड नहीं खो सकता है। दैट हिज एम इज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उसके एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस क्या हो, इनहांस हो, ऑफ द अप्रेजी एंड नॉट टू क्रिटिसाइज हिम। आप उसको क्रिटिसाइज मत करिए। अब आप जब फीडबैक देते हैं तो क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। So based on what has been discussed above, do and don'ts of the appraisal interview and giving of feedback can be easily summarized। अब इसको कैसे समराइज किया गया है, सबसे पहले डूज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डूज की बात करेंगे। अलाउ द एम्प्लॉय टू डू मैक्सिमम टॉकिंग। आप एम्प्लॉय को ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए अलाउड करिए। इनकरेज हिम टू डिस्क्राइब हिज सक्सेस एंड फेलियर। उसकी सक्सेस और फेलियर को आप डिस्क्राइब करने के लिए इनकरेज करिए, है ना, जिससे वो अपनी सफलता और असफलता दोनों बता पाए। क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर ही विल ओपन अप। ऐसा एटमॉस्फेयर दिए जहां वो खुल के आपको अपनी बातें डिस्कस कर पाए। प्रेज हिम फॉर हिज अचीवमेंट। उसने जो भी अच्छा काम किया उसके लिए उसको प्रेज किया जाना चाहिए। टेल हिम ऑनेस्टली व्हाट यू थिंक वेयर ही कुड हैव डन वेल। जहां पे उसने अच्छा किया उसको वो चीज बताइए कि उसने कहां पे अच्छा किया है ना, ईमानदारी के साथ। आस्क हिम व्हाट काइंड टू हेल्प ही एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। उससे ये भी कहिए कि आप हमसे किस प्रकार की मदद चाहते हैं। एक्सटेंड टू हिम ऑल दैट यू कैन डू फॉर हिम, है ना, जो भी आप उनके लिए करना चाहते हैं उसको एक्सटेंड करिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो किस चीजों को हमें नहीं करना है, अरेंज अ मीटिंग व्हेन यू आर अनेबल टू डिवोट टाइम अनडिस्टर्बेड। अगर आप ऐसे माहौल में मीटिंग अरेंज करते हैं जहां पे आप उसको पूरा टाइम नहीं दे पा रहे या आपको बार बार डिस्टरबेंस हो रही है, तो ऐसे माहौल में मीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा है अरेंज अ मीटिंग व्हेन यू आर अनेबल टू डिवोट टाइम अनडिस्टर्बेड। तो जब आप उनको पूरा टाइम दे पाए उसी माहौल में मीटिंग होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अलाउ एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस वंस द मीटिंग स्टार्ट। अगर एक बार मीटिंग स्टार्ट हो जाए तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आप अलाउड नहीं करेंगे। अडॉप्ट जजमेंटल रोल। आपको जजमेंटल रोल अडॉप्ट नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल अडॉप्ट करना है। क्रिटिसाइज हिम फॉर हिज फेलियर। आपको अपने एम्प्लॉइज को उसके फेलियर की क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है, उसको सजेशन देना है। क्या देना है, सजेशन, जिससे कि वो अपने चीजों को अचीव कर पाए। अब फीडबैक जब आप दे देते हैं तो काउंसलिंग का एक पार्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद। द प्राइम पर्पस ऑफ काउंसलिंग इज टू कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉय द फीडबैक ऑफ द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जब आप फीडबैक देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग के थ्रू आप एम्प्लॉय का फीडबैक, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को उसके परफॉर्मेंस का फीडबैक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके रिगार्डिंग भी आप बात करते हैं। हेल्प द एम्प्लॉय टू अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ कंसर्न विद द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ हिज परफॉर्मेंस। तो आपको मदद करनी है एम्प्लॉय की कि वो समझ सके किस एरिया में उसको इंप्रूवमेंट की क्या है आवश्यकता है। तो आपके काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है, कम्युनिकेट करना एम्प्लॉय को फीडबैक ऑफ द परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस का फीडबैक उनके पास पहुंचे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी उसके पास पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ हेल्प करना है एम्प्लॉय को किसके रिगार्डिंग कि वो समझ सके उस एरिया को जहां पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उनके परफॉर्मेंस में। सो इफ द फीडबैक सिस्टम इज इफेक्टिव, अगर आपका फीडबैक सिस्टम इफेक्टिव है, एम्प्लॉय नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क गेट टू नो क्लियरली वेयर ही स्टैंड अगेंस्ट द सेट बेंचमार्क। तो एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय को यही नहीं पता है कि मान लो उसका परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो सेट
बेंचमार्क है वो क्या है, ठीक है, बेंचमार्क पता होना चाहिए और इसी लेवल पे उसको परफॉर्मेंस करना है। अगर इसके अगेंस्ट में वो कहां पे स्टैंड कर रहा है इसकी भी उसको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, डन है, ठीक है। नाउ फॉलोइंग कुड बी कंसीडर्ड एज काउंसलिंग स्किल। जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं तो कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहला, इट इज एसेंशियल टू फॉलो द स्टेजेस मेंशन अर्लियर इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रेजल इंटरव्यू एंड फीडबैक सेशन। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप फॉलो अप करें उन स्टेजेस को जो कि शुरुआत में मेंशन की गई, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, किसके रिगार्डिंग, अप्रेजल इंटरव्यू के रिगार्डिंग और फीडबैक सेशन के रिगार्डिंग। इट हेल्प क्रिएटिंग कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए जो कंडक्टिव हो। द अप्रेजर शुड रियलाइज दैट इट इज कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी, ये भी अप्रेजर को मान के चलना चाहिए कि एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब आप किसी को काउंसलिंग या फीडबैक देते हैं तो वो आपको नेगेटिव ले लेता। ठीक है दोस्तों, सो अप्रेजर शुड रियलाइज दैट इट इज कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू रिएक्ट नेगेटिवली टू द फीडबैक प्रोसेस एंड particularly to have counseling process। ठीक है दोस्तों, so the process should start by the communicating with the purpose of counseling। जब आप काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप पहले उनको पर्पस बताइए कि किस रिगार्डिंग हम काउंसलिंग कर रहे हैं। अप्रेजर शुड बी अप्रेज, the appraiser should be specific and descriptive when he is evaluating the परफॉर्मेंस। जब वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है जो भी आपका अप्रेजर है तो उसको स्पेसिफिक और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक है, अप्रेजर शुड अवॉइड कमेंटिंग ऑन द पर्सन, सेंटर हिज डिस्कशन ऑन द इशू रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस। तो यहां पे कमेंट नहीं करना एम्प्लॉय के ऊपर, आपको उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड डिस्कशन करना है कि क्या क्या इश्यूज उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। हिज इंटेंशन शुड बी असिस्ट द एम्प्लॉय टू ओवरकम हिज प्रॉब्लम। आपका इंटेंशन काउंसलिंग का ये होना चाहिए कि एम्प्लॉय अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकले विद द प्राइम ऑब्जेक्टिव इवन व्हेन ही इज क्रिटिसाइजिंग द बिहेवियर, ही शुड डू इट केयरफुली। अगर आप उनके बिहेवियर को, पर्सन को नहीं, उसके बिहेवियर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो इसको भी आपको सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है दोस्तों, क्रिटिसाइजिंग विदाउट क्रिपलिंग शुड बी द मोटो। बिना ठेस पहुंचाए क्रिटिसाइज करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। और ही शुड लिसन टू द एम्प्लॉय एंड ट्राई टू हेल्प देम। पहले एम्प्लॉय को सुनिए फिर उसकी मदद करना भी आपका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास, छोटा सा ही सेशन था। अब आपकी जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी सी बड़ी होंगी, रीजन कि जो हमारा परफॉर्मेंस अप्रेजल था उसके छोटे छोटे पार्ट को हमने कवर किया। अगर आप ऐसे ही सिस्टमेटिक कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं और चारों पेपर के कंपलसरी पेपर के साथ इलेक्टिव पेपर को भी आप यहां से कवर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन आपके लिए अवेलेबल है। और इसे आप हमारे PW ऐप पे जाकर लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए एक्स्ट्रा ऑफर भी वहां पर चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ फाउंडेशन 2.0 बैच भी हमारा अवेलेबल है। अगर सिर्फ आप फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड बी बैच फेज 1 फेज 2 के लिए भी अवेलेबल है। जो बैंकर्स टारगेट कर रहे हैं फेज 1 फेज 2 आरबीआई ग्रेड बी को, वो इस बैच के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल।